हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा भाग है, चौथा प्रकार है। आज हम शुरुआत वर्ब से करते हैं। वर्ब यानी होती है क्रिया। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है हिंदी में आप लोगों के लिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में किसी कार्य का करना या होना व्यक्त करे, उन्हें क्रिया या वर्ब कहते हैं। अब क्रिया क्या है? किसी भी काम को हम करते हैं वो क्रिया होती है। तो जो शब्द, कुछ शब्द होते हैं, क्रियाएं भी कुछ शब्द ही होती हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में किसी कार्य का करना या होना व्यक्त करे, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो वो शब्द क्या करते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में किसी कार्य का होना व्यक्त करते हैं, इसलिए उन्हें क्रिया कहते हैं। अब वर्ब मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहले को बोला जाता है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। आज के हम पूरे चैप्टर में मेन वर्ब के बारे में ही बात करेंगे। जो मेन वर्ब होता है उसके बारे में हम पूरे इस चैप्टर में बात करेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब का जो चैप्टर रहेगा हमारा वर्ब के पार्ट 2 में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मेन वर्ब से। मेन वर्ब यानी होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, अब मुख्य क्रिया क्या है? तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता मतलब कोई भी जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुख्य कार्य को मेन वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो जो भी कार्य करता रहता है, मेन कार्य उसका, वो ही मुख्य कार्य कहलाता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। पहला यहाँ लिखा है मैंने, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ? खेलने का काम कर रहा हूँ। क्या खेल रहा हूँ? तो फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है। अब दूसरा है राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। राम क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट का मुख्य कार्य होता है, जो काम वो करता है, वो ही मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के प्रकार के बारे में। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है। पहले को बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वे क्रियाएं जिनका काम कर्ता तक ही सीमित न रहकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को भी प्रभावित करना है, अर्थात जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, वह ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। कैसे? मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ऐसी क्रियाएं जिनका काम केवल कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को भी प्रभावित करती है, अर्थात जिनके साथ जो कोई भी वाक्य रहता है या जो करता रहता है उसके साथ क्या रहता है? ऑब्जेक्ट भी प्रयुक्त होता है, वह ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण से समझते हैं हम इसको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राम किल्ड रावण। ठीक है। राम किल्ड रावण मतलब राम ने रावण को मारा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यदि प्रश्न किया जाए, कैसा प्रश्न किया जाए कि राम ने किसको मारा? ठीक है ना, राम ने किसको मारा, तो उत्तर क्या आता है? रावण को मारा। ठीक है ना। प्रश्न का उत्तर निकला कि राम ने किसको मारा, तो उत्तर क्या निकला? रावण को मारा। ठीक है। तो जो रावण को मारा, जो उत्तर निकलता है वह क्या होता है? वह ऑब्जेक्ट है या कर्म है, अतः इसे हम सकर्मक या ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब हम आगे आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया से अर्थ ही निकल जाता है अकर्मक, मतलब बिना कर्म का, बिना ऑब्जेक्ट का। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जिन क्रियाओं का कार्य कर्ता मतलब सब्जेक्ट पर ही समाप्त हो जाता है। जो काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो सब्जेक्ट जिस काम को करता है, तो जो क्रियाएं सब्जेक्ट पर ही समाप्त हो जाती है, अर्थात जिनके साथ कर्म मतलब ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वे क्या कहलाती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। मतलब जो काम सब्जेक्ट करता है,
जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो सब्जेक्ट पे ही ख़त्म हो रहा है वो। और हमने भी सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था, राम ने रावण को मारा, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया था उसमें। यदि हम बोल देते राम ने मारा तो वहीं पर वो वाक्य खत्म हो जाता, पर उसमें ऑब्जेक्ट आया है राम ने रावण को मारा, तो वो सकर्मक क्रिया थी क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट था। अब ये जो क्रियाएं हैं इनके साथ क्या होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट पर ही वह कार्य समाप्त हो जाता है। तो वे क्या कहलाती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यदि इनके साथ हम क्या या किसको प्रश्न करें तो उत्तर हमको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, यदि इनके साथ क्या या किसको प्रश्न किया जाए तो सामान्यतः कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, उदाहरण से समझना आप लोग। जैसे द बॉय रन्स इन द फील्ड। ठीक है, लड़का मैदान में क्या करता है, दौड़ता है। ठीक है, अब यदि हम प्रश्न करते हैं क्या दौड़ता है तो उत्तर हमको कुछ भी नहीं मिलता है ना। क्या दौड़ता है, कुछ भी नहीं मिलता उत्तर। तो जो रन्स आया है, जो क्रिया आई है रन्स, वो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि उसके साथ कर्म मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसके नाम से ये स्पष्ट हो जाता है अकर्मक क्रिया मतलब जिनके साथ कर्म नहीं होती है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट रहता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हो गए मेन वर्ब के दो प्रकार, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे का हम देखते हैं इसके बाद का। यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखा है, इसको ध्यान से समझिए। विशेष पहला मैंने लिखा है, जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब का किसी व्यापक सत्य, मतलब व्यापक सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जब जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो सकर्मक क्रिया होती है, उसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो क्या हो जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको कोई मतलब झुठला नहीं सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। तो जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। जैसे उदाहरण लिखा है मैंने, मैन इट टू प्रिजर्व देयर लाइव्स। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सत्य है, व्यापक सत्य है। मतलब जो मनुष्य होते हैं वो अपने जीवन को बचाने के लिए खाना खाते हैं। ठीक है ना, इस बात में मतलब पूरी सच्चाई रहती है कि अपना मनुष्य जो है वो अपने जीवन बचाने के लिए खाना खाता है। तो यहाँ पर ईट आया है, ईट मतलब होता है खाना, और ये जो पीछे इसके ऑब्जेक्ट भी आए हैं, ये क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब थे पूरे, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करता है तो ये क्या कहलाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ आ जाते हैं, जैसे ये उदाहरण दे देंगे, मैन ईट टू प्रिजर्व देयर लाइव्स, तो ऑप्शन पूछ लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने को ये चीज़ें भी मालूम होना चाहिए। दूसरा लिखा है मैंने, जब कोई इनट्रांजिटिव वर्ब कर्तव्य भाव मतलब कॉजल सेंस में प्रयोग की जाए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब होता है और यदि उसका प्रयोग कॉजल सेंस में प्रयोग किया जाता है, कर्तव्य भाव मतलब जो हम कर रहे हैं, कर्तव्य भाव से कुछ काम करते हैं, तो उसमें यदि प्रयोग किया जाए तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब वह बन जाती है। कैसे, उदाहरण से समझते इसको भी। पहला लिखा है मैंने यहाँ पर, इनट्रांजिटिव में जो वाक्य है वो ऐसा लिखा जाएगा, वाटर बॉइल्स मतलब पानी उबलता है। ठीक है, वाटर बॉइल्स पानी उबलता है। इनट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब उसी को हम कॉजल सेंस में यदि लिखते हैं, ही बॉइल्स वाटर मतलब वह पानी उबालता है। यहाँ पर क्या था, वाटर बॉइल्स मतलब पानी उबलता है, और यहाँ पर वह पानी उबालता है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आ गया है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर बन जाती है वो। जब इनट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हम किस में करते हैं, कॉजल सेंस में करते हैं, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। दूसरा उदाहरण है, व्हीट ग्रोस इन द फील्ड, गेहूँ खेतों में उगता है। ठीक है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, गेहूँ खेतों में उगता है, मतलब गेहूँ उगता है, कहाँ उगता है, खेतों में उगता है। अब इसी वाक्य को हमने
कॉजल सेंस में लिखा है ही ग्रोज व्हीट इन द फील्ड, वह खेतों में गेहूँ उगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है क्रिया के साथ में, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। मतलब जब कोई इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, कॉजल सेंस में प्रयोग करते हैं। ये कॉजल सेंस में इसका प्रयोग हमने किया है, तो ये क्या बन गया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ें आ जाती है कि जो ये वाक्य है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ये दे देंगे कुछ वाक्य, फिर पूछेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब में है या इनट्रांजिटिव वर्ब में है, तो ये सारी चीज़ें हमको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया के पद यानी कि कॉन्जुगेशन के बारे में। यह क्रिया के विविध रूपों को दिखाता है। कॉन्जुगेशन का अर्थ होता है क्रिया के पद, क्रियाओं के जो रूप होते हैं उनको यह दिखाता है। यह क्रिया के विविध रूपों को दिखाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन ये कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के पद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब और दूसरे को बोला जाता है वीक वर्ब। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब यह वह क्रियाएं हैं जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूपों में भीतर के स्वर बदल जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं, जो क्रिया के हम रूप लिखते हैं, 3 रूप होते हैं, तो उसमें इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो कॉलम होते हैं, पार्ट होते हैं उसके, उसमें हम जो वर्ब होता है, वर्ब के भीतर के स्वर बदल जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाता है। जो स्ट्रॉन्ग वर्ब की श्रेणी में आते हैं उनके 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण बता देती हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब में कैसे आएगा, जैसे कम लिखा, कम, तो पास्ट में क्या बन जाएगा, केम, और पास्ट पार्टिसिपल में कम हो जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूप के में भीतर के जो स्वर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उस तरह के इसके स्ट्रॉन्ग वर्ब के 2 ग्रुप होते हैं जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। और दूसरा है वीक वर्ब। वीक वर्ब में क्या होता है, वे क्रियाएं जिनमें पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में लिखने के लिए टी, डी या ईडी लगाना पड़ता है, वो वीक वर्ब के प्रकार में आएंगे। और जो वीक वर्ब के ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वीक वर्ब में केवल जो क्रियाएं होती है उसके पीछे या तो टी लगाएंगे तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे प्ले है, प्ले का लिखेंगे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो उसमें हमने ईडी जोड़कर उसको हमने उसके क्रिया के जो रूप है उसमें उसको कन्वर्ट किया, तो ये वीक वर्ब कहलाएगा जिसके पीछे टी लगा, डी लगा या ईडी लगा। ठीक है, तो जो वीक वर्ब के ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब के जो ग्रुप होते हैं वो 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं। इसके बारे में हम कल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है।